हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग हंसी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही होगी, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2022 का वो अगले साल होना है। तो हमको अपनी स्टडी जो है प्रॉपर रखनी है ताकि एग्ज़ाम जब हो तो हम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, रियल नंबर पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं ज़्यादा कस के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्लास टेंथ और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा, NCERT। ठीक है, जो आपका सबको पता है कि आप जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ है किसके द्वारा, आपका CBSE और स्टेट बोर्ड के द्वारा जो है NCERT ही प्रिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह के बुक बनाते हैं। कोई RD शर्मा बनाता है, कोई RS अग्रवाल बनाता है, ठीक है, कोई KC सिन्हा बनाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा, आपका NCERT क्लास 10। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कौन सा, रियल नंबर में कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह हम लोगों ने क्या कर लिया था, देख लिया था। अब हमको क्या चलना है, उससे आगे चलना है। आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो पिछला क्लास देख लेना यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो चैनल इस वीडियो को भी लाइक कर लेना और लोगों के साथ शेयर करना। नए हो या पुराने हो, लाइक और शेयर सब करो। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर में क्या, एक फॉर्मूला और हम लोग को पढ़ना है, क्या सा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका, प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये थोड़ा सा आपको इजी लगता है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। सिर्फ इस फॉर्मूला पे या इस बेसिस पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछा आप लोग में नहीं जाता है। बस सिंपल सा इसका यूज़ करके डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग आपसे पूछा जाता है, तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लाइट थोड़ी सी एक ऑफ हो गई है तो मैं थोड़ा सा इसको जला लेता हूँ। चलिए, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है छोटा सा। अब देखिए ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू सिर्फ तभी होगा जब हम दो नंबर लेते हैं, यानी इट इज़ वैलिड ओनली फॉर टू नंबर, यानी ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है। ये दो से ज़्यादा अगर हम नंबर लें तो उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी सिंपल, अगर कोई नंबर दिया हुआ A और एक नंबर दिया हुआ है B, तो तभी हम उसका कह सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अगर हमारे पास तीन नंबर रहेगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपके साथ है। तो ये आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो। इस पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ताकि और आप क्या हो, आसानी से समझ में सब कुछ आ जाए। चलो इसको जल्दी अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। क्योंकि थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उस तरह से मेरी चीज़ें अरेंज नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। क्वेश्चन हमारे पास है, द HCF ऑफ टू नंबर is 145 and their LCM is
2175 if one of the number is 725 find the other चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो आप कैसे बनाओगे इसको? हमारे पास क्या है, HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 145 दिया हुआ है, ठीक है। LCM दिया हुआ है 2175, हमारे पास क्या है LCM 2175 है। अब हो रहा क्या कि इफ वन ऑफ देम इज 725, अगर उसमें से एक नंबर जो है वो क्या है आपका 7125 है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी नो दैट HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब HCF हमारे पास कितना है 145 है, इंटू LCM हमारे पास कितना है 2175, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास एक नंबर क्या है 725, इंटू दूसरा नंबर नहीं है, उसको क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? उसको दूसरे नंबर को B मान लेते हैं। जब हम B मानेंगे, जब हम उसको B मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 145 इंटू 2175 बाई क्या 725 इज इक्वल टू B। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि आंसर कितना आने वाला है। जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी करो। चलिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, तो यहाँ पे जो B की वैल्यू आएगी, वो B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 435। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आप इसको काटोगे 725 को, और इसको तो 25 से अगर काटो तो कितना आ जाएगा, चलो 5 से काटते हैं। 5 4 जा बचा कैरी 1 है यहाँ पे, 17 हो गया, तो 5 3 जा 15 कट बचा 2, तो 5 5 जा 25। अगर इसको 5 से काटो तो 5 1 जा 5, उसके बाद यहाँ से बचा क्या 2, तो 5 4 जा 20, अब बचा हमारे पास 2, तो 5 5 जा ये, यानी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपके पास 435 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये कर लेना चाहिए था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए, आप लोग स्मार्ट बॉय हैं, आप आसानी से कर लेते। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट या दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास NCERT बुक है, NCERT बुक में जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्या करो आप प्रैक्टिस करो और देखो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना रिवाइंड करके, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। जाना प्रैक्टिस करना। आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 है, शायद आपका रियल नंबर 1 ही होगा। एक्सरसाइज 1.1 आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। इतने से आपका होमवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप जाके बनाना, नहीं बनेगा तो हम हैं, उसके चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे। अवेलेबल रहना, साथ जुड़े रहना। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो, हम लोग आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम इसको लिखते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ये समझो। बोल रहा है क्या कि किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या
किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसको क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो। यानी प्राइम फैक्टर क्या होता है आपका 2, 3, 5, 7, ये सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। इसके रूप में आप लिख सकते हो एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, यानी उसकी ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो या मिसमैच हो, जरूरी नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टर होगी वो यूनिक होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आप इसका एक और लैंग्वेज लिख लो, ताकि एग्जाम में आपको अगर आए इस तरह का क्वेश्चन तो उसको आसानी से आप लिख सको। चलिए, एवरी कंपोजिट नंबर, इसका जो अगर लिखे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन या कैन बी यूनिकली expressed as a product of prime except for the order in which these prime factor occur। देखिए बच्चे, थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, थ्योरम है इसलिए इसको जस का तस लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा हेल्प हमको उसकी लैंग्वेज की लेनी पड़ती है। अब इसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऐसे भी जानते हो कि मैथमेटिक्स का जो टीचर होता है उसको थोड़ा सा इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, कमज़ोर ही होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले बात आपको जानने की ज़रूरत ये है कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आखिर कंपोजिट नंबर है क्या। कंपोजिट नंबर हम बच्चे उस नंबर को कहते हैं जिसका जो फैक्टर हो 2 से ज़्यादा हो। मतलब एक फैक्टर तो 1 होता ही है, एक खुद वो अपने आप ओन से हिमसेल्फ होता है, और उसके अलावा और अगर कोई फैक्टर हो तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हम अगर बात करें 23, इसका एक फैक्टर तो 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक फैक्टर 23 ये खुद है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं बचा, क्योंकि इसका फैक्टर जो है केवल और केवल 2 है। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका जो फैक्टर हो वो क्या हो, मोर देन 2 हो, यानी 1 हो, 23 हो, और इसके अलावा कोई और भी हो, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये आपको यूज़ होगा कहाँ पे, आप जब बनाओगे प्रोबेबिलिटी तो वहाँ पे पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, ऐसा करके कुछ पूछा गया है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कंपोजिट नंबर है क्या, तो आप वहाँ उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। सबको पता होता है प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये पता होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस कंपोजिट नंबर को भूल जाते हैं, जो कि उनके साथ एग्जाम में गेम जो क्वेश्चन है पूछने वाला वो गेम खेल जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कंपोजिट नंबर उस ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका जो फैक्टर है वो मोर देन 2 होता है। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आखिर हम इसको समझें कैसे। ये जो लाइन इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई है, जो इसे किसी भी मैथमेटिशियन का लिख के चले गए, वो आखिर इसको हम समझेंगे कैसे। तो ठीक है, एक कोई नंबर हम लेके चलते हैं, मान लें कि 105 लेके चल रहे हैं। क्या लेके चलते हैं हम, 105 लेके हम चल रहे हैं। तो 105 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो इसको काट सकता है उससे हम लगाते हैं। तो 105 को अगर चेक करें तो 2 से तो नहीं कटने वाला, ये 3 से चेक करते हैं, 5 on 6, 6 तो 3 से कट जाता है, तो 3 से हम कर रहे हैं। तो 3 3 जा 9, कैरी 1, और यहाँ पे क्या है 5 5 जा 5 3 जा 15, 35 हो गया। अब 35 काट के देखेंगे तो 5 और 3 8, 8 3 से कटता नहीं है, तो अब दूसरा कोई नंबर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम चलिए 5 7 जा। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि 105 को आप लिख सकते हो 3 × 5 ×
7, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बच्चे। यही है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, एक्सेप्ट। अब देखो ये जो है यूनिक है। अब 105 का इस 3 फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर तो होगा लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होगा। सिर्फ अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 3, 5 और 7 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इसको फैक्टराइज करेगा, ये कहना चाह रहा है। अब एक्सेप्ट इस देयर ऑर्डर, यानी हम इसको 105 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते 3 × 7 × 5 भी लिख सकते हैं। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस नंबर को आप पहले लिख रहे हो, किस नंबर को आप बाद में लिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जो नंबर होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, यानी 753 ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। इस फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम का यही कहना है। तो ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन जो लैंग्वेज है उसको याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बच्चों को। ठीक है बच्चों, क्या हम लोग को भी दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट पता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर जो है वो जरूरी नहीं है कि असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, यानी वो अलग नहीं होगा। अब ऐसे नहीं कर सकते कि 5015 और 7 है तो 105 होता है, लेकिन 15 बच्चे जो है कंपोजिट नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर के फॉर्म में कह रहा है, नंबर कैन बी प्राइम, इस चीज को ध्यान रखना है, प्राइम को। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग के चलते हैं, कंपोजिट नंबर से भी क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कंपोजिट नंबर का। तो हम जो क्वेश्चन आपके किताब में है भी, आप इसको जल्दी से क्या करो, नोट डाउन कर लो। मैं आपको समय दे रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन जो है दिक्कत करता है, तो उसको बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आप इस पर ध्यान ना दें, जब मैं मुड़ जाऊँ तो आप क्या करो, इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, थोड़े से जब धीरे धीरे सब चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएगी और आप लोग का साथ रहा तो बोर्ड भी बदल जाएगा, स्टूडियो भी बदल जाएगा, ऑफिस भी बदल जाएगा। ठीक है, आप बच्चे अगर मेरे ऐप से नहीं जुड़े हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ो। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो ऑफिस का है लोग है वो क्या करेगा, उसको पिक करेगा और आपको वहाँ पे ज्वाइन कर देगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ पे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आई होप सो ये कि आपने लिख लिया होगा। और बच्चे कमेंट बॉक्स में आप बार बार नंबर मत मांगा करो, नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना जो भी क्वेरी है उसको क्या करो, आप वहाँ पे डाल दो। बाद में जब मैं फ्री होऊंगा या फिर जब जो भी रिप्लाई करने वाले आदमी होंगे ऑफिस के, वो रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता नहीं हूँ। चलिए, सो दैट क्वेश्चन है क्या, सो दैट गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, given number is a composite number, is a composite number। ये बताना जरूरी भी है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 5 × 11 × 13 प्लस क्या 13। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया है और पूछ रहा है क्या कि आप बताओ कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम जानते हैं क्या कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका जो फैक्टर हो मोर देन क्या हो, 2 हो, यानी 1 हो, उसके अपने खुद वो नंबर हो और उसके अलावा कोई और भी नंबर हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे
कि 5 इंटू 11 इंटू 13 है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से 13 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से? तो हम कह सकते हैं हाँ ले सकते हैं, या वी हैव यहाँ पे लिखो, शुरू करो तो वी हैव 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस क्या 13। तो जब हम 13 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचा अंदर में 5 इंटू 11 प्लस क्या 1। तो इसको 13 क्यों बचेगा कि 13 हम यहाँ से ले चुके हैं, तो 13 में यहाँ पे क्या बचा 1 ही बचा। तो ये 55 इंटू 55 प्लस क्या 1, तो 13 और ये 56। देखो बच्चे, अब ये 13 इंटू 56 है, यानी इस नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 तो होगा ही होगा, उसके बाद 13 होगा ही होगा, 56 भी होगा, और 56 का भी फैक्टर और भी होते हैं, यानी यहाँ भी इसका जो फैक्टर है वो क्या हो गया मोर देन 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है, हेंस वी कैन सी दैट 13 into 56 have more than 2 factor. Therefore 5, अब हम बस क्या करते हैं, लाइन को लिख देते हैं 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा ये प्रूफ हो गया, या फिर हम दिखा दिए इसको, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, इससे क्वेश्चन आता ही है, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए ध्यान में कि कंपोजिट नंबर आखिर हम किसको कहते हैं। लेकिन आप जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि आप जब डाइस को फेंकते हो तो उस पर नंबर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इक्वल नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज किया जाता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आपके एनसीईआरटी में कंपोजिट नंबर के बारे में दिया हुआ है, तो जब अगर दिया हुआ है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। चलिए, ये तो हो चुका। अब आपका जो होमवर्क था वो होमवर्क एक और हम लोग होमवर्क 1.1 है, ठीक है, आप उसको बना लेना। एक हम लोग चलते हैं क्या, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फैक्टराइजेशन ट्री के बारे में कि फैक्टराइजेशन ट्री है क्या, कैसा होता है, हमको दिखने में कैसा लगता है। तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे क्या, फैक्टराइजेशन ट्री के रूप में, ठीक है। जल्दी से हेडिंग लगा लो फैक्टराइजेशन ट्री। अगर ये बच्चे समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जल्दी से लिखो सर नहीं समझ में आया, ठीक है। जब नहीं अब लिखोगे तो मैं इसको क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चे, मैं दिन में लाइव तो नहीं आ पाता क्योंकि दिक्कत होता है, लाइन में जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ही दिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो लाइव आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको डेली 10 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखो समझो। अगर कोई क्वेरी है तो ऐप पे जाओ, उस ऐप पे चैट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट करो। हो सके तो मैं अगर अवेलेबल हूँ या फिर कोई ऑफिस का स्टाफ अवेलेबल होगा तो वो आपको सॉर्ट आउट कर देगा, यानी आपकी प्रॉब्लम जो है को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप टेंशन फ्री रहना। रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी आता है जब मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं जब सामने होता हूँ तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि जो शर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा चमकती है और जो दीवारें हैं थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। दीवार को मैं तो पुतैया नहीं कर सकता, अगर हो सके तो उस पर कुछ और मटेरियल डाल के उसको क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर बना दूंगा। लेकिन कोशिश अभी जारी है, स्टूडियो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कोशिशें चल रही है जिस तरह से हो पाता है। अभी आप सबको पता है कि लॉकडाउन है तो ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है, तो ऑफिस का जो कंप्लीट सेटअप है वो कंप्लीट जो नहीं हो पा रहा है, आधा अधूरा ही है। बोर्ड भी बड़ा आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है वो, क्योंकि वो बन नहीं पा रहा है, और लाइटनिंग की व्यवस्था भी सही से नहीं हो पा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री के बारे में। फैक्टराइजेशन ट्री। अब बच्चा ट्री से आप मत कुछ समझो, एक तरह का ये फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट क्या होता है कि एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, या फिर कह सकते हैं एक चीज़ को हम क्या करते हैं ग्राफ के रूप में या फिर फिगर के रूप में हम शो करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक फ्लो चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन ट्री है एक ट्री की तरह तो दिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली में वो ट्री नहीं होती है, उसका सिर्फ नाम है फैक्टराइजेशन ट्री। यानी एक हमको क्या मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हमको किसी भी चीज़ को करने का
तरीका होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 126 का आपको क्या बनाना है, फैक्टराइजेशन ट्री बनाना है। हम लिखेंगे क्वेश्चन मेक द फैक्टराइजेशन ट्री ऑफ 1 to 6। एक नंबर ले लिए हम, क्या 1 to 6, इसका क्या करना होगा, एक फैक्टराइजेशन ट्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 to 6 लिख दिया। एक इसको बॉक्स बना लेना है, क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स मैंने बना लिया और यहाँ से 2 लाइन निकलेगा, एक यहाँ पे बॉक्स होगा और एक बॉक्स यहाँ पे होगा। अब ध्यान दो कि आखिर इन दोनों बॉक्स में हम लिखेंगे क्या। ठीक है, आखिर जो 2 बॉक्स बनाया, आखिर इस बॉक्स में हम लिखेंगे क्या। तो आप लिखे हुए ये जो आप इसको करते हो 1 to 6, ये कुछ नहीं बस इस तरह का प्राइम फैक्टर है। आप इसको 2 से लगाते हो, क्या करते हो, इसको 2 से लगाते हो कितने टाइम्स, 6 टाइम, और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर उसके बाद कितने से लगाओगे, इसको 3 है तो 3 से लगाओगे और 3 2 जा 1, फिर इसको 3 टाइम 7 टाइम्स, यही लगाओगे। ऐसे ही करते हो। बस इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं, हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। ये कुछ और नहीं है, बस तरीका हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो, आप उसको चम्मच से खाओ या हाथ से खाओ या फिर पूरा थाली ही अपने ऊपर लपेट लो, वो अलग बात है, आप खा ही रहे हो, या मुंह लगा के खाओ, जैसे भी खाना है, खाना तो आप खा ही रहे हो। तो सेम चीज़ यही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना से लगाते हैं हम उतना यहाँ लिखते हैं 2, और जितना यहाँ पे आया उसको हम यहाँ लिख देते हैं 63 आया। अब बच्चे ये तो नहीं होगा आगे डिवाइड, ये टूटेगा और तो इसको हम तोड़ेंगे, तो फिर यहाँ से 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स यहाँ से बनाएंगे। अब 63 को किससे लगाओगे आप, तो आपको पता है कि आप 3 से लगाओगे। कितने टाइम्स लगाओगे, आपको पता है कि 21 टाइम्स लगाओगे। अब फिर से ये 3 तो टूटेगा नहीं, अभी कौन टूटेगा, 21। तो 21 को क्या करो, आप फैला लो 2 बॉक्स में, फैला लिया। अभी 21 कितने टाइम्स, सॉरी कितने से, 3 से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स हो गया। तो इसी को आप बोलते हो फैक्टराइजेशन ट्री, यही आपका हो गया ट्री। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो और बड़ी ट्री बनेगी, छोटा नंबर है तो हो सके छोटा ट्री बन जाए, ऐसा है। लेकिन ट्री आपका क्या बनता है, ऐसे ही बनता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। 126 हमारे पास नंबर है, मैंने क्या किया, 2 बॉक्स के रूप में उसको बांट लिया। एक बॉक्स में मैंने जितने से लगाया इसको, यानी जितने से मैंने इसको डिवाइड किया वो मैंने लिख दिया, यानी प्राइम नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और जितना बचा यानी जितने टाइम्स वो आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने यहाँ 2 से लगाया, कितने टाइम्स आया, 63 टाइम्स, तो 63 यहाँ। अब 63 टूटेगा ना, अब ये टूटेगा नहीं, तो हमको 63 को तोड़ना है, तो फिर से 63 को 2 बॉक्स बनाते हैं। 63 को लगाया किससे, 3 से लगा रहे हैं हम, कितने टाइम्स, 21 टाइम्स। अब 21 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, एक तो 3 टाइम्स, अब कितने बार लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, कितने बार, सॉरी कितने से लगाएंगे, 3 से, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। अब ये 7 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 2 3 3 और 7। आप देख रहे हो कि इधर से एक क्या जा रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है हमको, प्राइम नंबर मिल रहा है। तो इस तरह का जो बनता है स्टेप, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं बच्चे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, पीछे जाओ और देखो, और जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। चलिए एक और है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ये पढ़ा है पहले भी, लेकिन क्या करोगे, यहाँ पे फिर से पढ़ना है तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। जल्दी करो, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब आपने लिख लिया होगा इसको। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा NCERT का, ठीक है, उसके लिए आप घबराना नहीं। हाँ, समय मिलेगा तो RS अग्रवाल का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, लेकिन NCERT तो फिक्स है कि वो सॉल्यूशन आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे,
जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्पेलिंग बच्चे इधर उधर हो सकता है, आप उसको क्या करना, अपने आप से सुधार सको तो सुधार लेना, ठीक है। हम लोग क्या चलते हैं कि मान लेते हैं कि 126 और 156 का लिखते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना 126 एंड 156। ये दो नंबर हम लेके चल रहे हैं 126 एंड 156। आपको क्या करना है कि इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इंडिविजुअली, तो जल्दी से आप करो। अगर हो सके तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना होने वाला है इसका एचसीएफ और कितना होने वाला है इसका एलसीएम। जल्दी करो, थोड़ा सा बच्चे मेहनत करो और अपने कॉपी पेन लेके बैठो, बिना कॉपी पेन के मत बैठना, क्योंकि मैथ की जो पढ़ाई होती है बिना पेन पेपर की नहीं हो सकती। आप सिंपल सोचेगा वीडियो देख लिए और ये समझ जाएंगे, बाद में बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप उसके साथ साथ क्या करो, प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट बच्चे कि आप रट्टा नहीं मार सकते। आपको क्या करनी पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में होता है कि आपको आता है लेकिन वो छूट जाता है, क्यों, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, आपके पास उतनी स्पीड आई ही नहीं कि आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप क्या कर सको, उतने टाइम लिमिट में सॉल्व कर सको। इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना। बच्चे तब दुख नहीं होता है जब आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसको आप छोड़ के आते हो एग्जाम में, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब क्वेश्चन आपको सोल्यूशन आ रहा होता है लेकिन आपके पास समय नहीं बचता है, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। चलिए फाइंड द एचसीएफ। अब हम क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन करते हैं 126 साइड में कर लेते हैं हम लोग। 126 को कर रहे थे, कितना से करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे, 6 टाइम 3 टाइम्स, 2 से करेंगे कितना टाइम्स, 2 से नहीं 3 से करेंगे, 3 से करेंगे आपको कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, फिर 3 से 7 टाइम्स, यही होगा ना। यानी 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या 7। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, 126 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। क्यों, क्योंकि बस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है हमारे पास। अब 156 को लिखते हैं, 156 को, तो अब 156 को भी कर लो। 156 2 से कटेगा 7 टाइम्स 8 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा कितने टाइम्स, 3 2 जा 6 3 टाइम्स, और 18 है 9 टाइम्स, और ये 39 किससे कटेगा, 3 से कटेगा 13 टाइम्स। यानी हम कह सकते हैं कि हम 156 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या 30। आप खुद से कर लेना बच्चे, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 156 को क्या लगाया, शुरुआत में 2 से लगाया, 2 से जब लगाया तो 78 टाइम्स जाएगा, फिर 78 को 2 से लगाया तो 39 टाइम्स जाएगा, फिर 39 को 3 से लगाएंगे तो 13 टाइम जाएगा। बस उसी को मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिखा है, और कुछ नहीं किया मैंने, बस सिर्फ इतना ही सिंपल सा लिखा है। अब एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम क्या होता है बच्चे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप बताओ कि जो कॉमन है वो इसमें कौन कौन सा है, कॉमन भी होना चाहिए, लोवेस्ट भी होना चाहिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बच्चे देखो एलसीएम जो होता है तो लोवेस्ट, लेकिन ये क्या होता है, हाईएस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल है। मल्टीपल हमको सबको पता है कि वो बड़ा ही होता है, और एचसीएफ मतलब फैक्टर है तो हमेशा उस नंबर से छोटा ही होता है, ध्यान देना। ये देखिए एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस ये है कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। दूसरा एचसीएफ या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उस नंबर से छोटा होगा। तो आप देख रहे हो एचसीएफ यानी हाईएस्ट है, लेकिन इसमें लोवेस्ट आता है। लोवेस्ट एलसीएम लोवेस्ट है तो इसमें हाईएस्ट आता है। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो आप, पावर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कॉमन तो होनी चाहिए लेकिन उस पर जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। तो दो कॉमन है यहाँ और यहाँ, लेकिन पावर किस में ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 यहाँ कॉमन है लेकिन पावर किस में ज़्यादा है, स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो कि 13 है और 7 है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों जो बचा हुआ है उसको भी हम लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया एलसीएम। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, 3276। 3276। देखो ये सब करके रखना पड़ता है बच्चे, क्योंकि अब मैं क्लास में इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये सब आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट जो क्या होता है वो आपका होता है, हमारा काम से सिर्फ क्या है आपको समझा देना, कि ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कैसे कैसे कौन सी चीज़ चेंज हो रहा है। तो देखो एलसीएम को हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब क्या, वैसा प्राइम फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो लेकिन उस पर पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। तो 2 का स्क्वायर है और 2 है, दोनों में तो कॉमन 2 है लेकिन इसका जो पावर है वो किस में ज़्यादा है, ये, तो मैं इस नंबर वाले को पिक कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 दोनों जगह कॉमन है, तो अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो वो मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर। अब 7 का पावर 1 है, अब 7 का जब खुद है तो उस पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो मैंने 7 को लिया। 13 है, क्या है, 13 है, 13 पे पावर क्या है, 1 है, उस पर भी पावर क्या है, हाईएस्ट 1 ही है, तो मैंने उसको भी कंसीडर कर लिया। तो एलसीएम में बच्चे हमेशा देखना क्या, एक तो जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट होता है, जो कॉमन नहीं होता है उस नंबर को भी हम प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब आते हैं हम HCF। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ लोवेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ लोवेस्ट टर्म। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ लोवेस्ट एक्सपोनेंट। अब एचसीएफ में कहा जो कॉमन नंबर होता है बस उसी को हम पिक करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको हम पिक नहीं करते हैं। एलसीएम में क्या था, जो कॉमन था उसमें हाईएस्ट पावर है वो मैंने ले लिया, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लिया। लेकिन एचसीएफ में क्या था, जो कॉमन होता है बस उसी को हम लेते हैं, बस उसकी पावर जो होनी चाहिए वो लोवेस्ट होनी चाहिए। तो 2 का स्क्वायर है और 2 है, इसमें दोनों तो कॉमन है 2, लेकिन इसमें पावर क्या है, कौन सा कम है, 2 का 1 कम है, तो 2 लिख लिए। सबसे लोवेस्ट वाला लेना है, तो 2 का स्क्वायर और 2 में सबसे लोवेस्ट पावर किसका है, 2 का है, तो मैंने पिक कर लिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर है और 3 है, तो इसमें लोवेस्ट कौन सा है, 3 है, ये हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको हम क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से बच्चे आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, नहीं आई होप नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जा रहा है कि सर यहाँ पे हम कॉमन वाले को तो ले रहे थे, चलिए आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वो ले लिया, और जो नहीं था कॉमन वो भी ले लिया। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप एलसीएम लेते हो तो जो कॉमन का होता है और उस पर पावर जो हाईएस्ट होता है वो लेते हो, और जो नहीं कॉमन होता है उसको एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है, जो कॉमन है बस कॉमन में भी जो नंबर है वो कॉमन हम सिर्फ लिए, और उसमें भी जो एक्सपोनेंट सबसे छोटा है वो हमने पिक किया, यानी 2 × 3 आपका एचसीएफ हुआ, और एक हो गया क्या, एलसीएम आपका 3276। तो इससे ध्यान, अब देखो बच्चे 3276 या 126 से बहुत बड़ा नंबर है, तो मैंने क्या कहा था कि जो एलसीएम नंबर होता है वो हमेशा या तो उस नंबर के बराबर होता है या फिर वो क्या होता है, उससे बहुत बड़ा या बड़ा होता है। एचसीएफ क्या होता है कि या तो उस नंबर के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होता है। तो 6 देखो छोटा है बच्चे 126 से भी और 156 से भी,
3276 क्या है, इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और हो सकता है इक्वल हो कभी कभी, जैसे मान लीजिए 2 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं तो 4 के बराबर होता है। और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करो और उसको आप कंप्लीट वॉच करो, तब तक देखो जब तक आपको समझ में नहीं आता। ये एक फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास में कि आपको अगर नहीं समझ में आता बार बार इसको क्या कर सकते हो, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप करो होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 का। मुझे जहाँ तक लगता है कि 1.1 में आपको किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद से बना लोगे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।